हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन ज़ाइमोजिन है। हमें पता है कि हमारी बॉडी कुछ एंजाइम्स को डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करती है, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिनको हमारी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करती है। तो वो एंजाइम्स जिनको हमारी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करे, ऐसे एंजाइम्स को बोला जाता है ज़ाइमोजिन्स। इसी ज़ाइमोजिन्स के और नाम भी हैं, जैसे इन्हीं ज़ाइमोजिन्स को प्रो एंजाइम्स के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको प्रिकर्सर्स के तौर पर भी जाना जाता है। बात समझ आ रही है कि वो अगर आपसे कोई पूछे ज़ाइमोजिन क्या होते हैं तो क्या बोलोगे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है। सो वो जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स बने उनको हम ज़ाइमोजिन बोलते हैं, प्रिकर्सर्स बोलते हैं या फिर प्रो एंजाइम्स बोलते हैं। बात समझ आ गई? चलिए फिर डेफिनेशन रीड करते हैं। Some enzymes are synthesized in inactive forms. These inactive forms of enzymes are called as proenzymes or zymogen. यही बात जो मैंने भी आपको बताई कि कुछ एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है और ये इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम्स प्रो एंजाइम्स या फिर ज़ाइमोजिन्स कहलाते हैं। सो ज़ाइमोजिन्स आर प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स। तो ये ज़ाइमोजिन एंजाइम्स के प्रिकर्सर्स हैं। अगली लाइन, दीज आर नॉट एक्टिव ऑन देयर ओन बट कैन बी एक्टिव आफ्टर कन्वर्जन। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, कोई भी एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को तब तक कैटलाइज नहीं कर सकता जब तक वो एक्टिव फॉर्म में ना हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ज़ाइमोजिन, क्या ज़ाइमोजिन किसी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं, तो बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ज़ाइमोजिन इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। तो अगर हम चाहते हैं कि जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम बना, ज़ाइमोजिन बना, वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। सो इनएक्टिव फॉर्म में बना था, बट अगर उसको किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद एंजाइम है, कोई ज़ाइमोजिन है, वो खुद ब खुद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, हमारी बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, सो दीज आर नॉट एक्टिव ऑन देयर ओन। ये खुद ब खुद एक्टिव नहीं होते, बट कैन बी एक्टिव आफ्टर कन्वर्जन। लेकिन अगर हम इसमें कुछ कन्वर्जन लाते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं, तो तब वो एक्टिव हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ज़ाइमोजिन की, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोइलास्टेज, ट्रिप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन, फिब्रिनोजिन और प्रोइंसुलिन। सो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये ज़ाइमोजिन के, आपको इसी दो याद कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि हमारी बॉडी ने इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम सिंथेसाइज किया जिसको हमने बोला ज़ाइमोजिन, प्रोएंजाइम या प्रिकर्सर। अब वो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। अगर उसको केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो ज़रा समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ ज़ाइमोजिन्स टू एक्टिव एंजाइम। अब ज़ाइमोजिन की एक्टिव एंजाइम में कन्वर्जन। अच्छा, आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा है। टेबल में ज़ाइमोजिन का कॉलम है, एक्टिवेटिंग एजेंट का, एक्टिव एंजाइम का, इनएक्टिव पेप्टाइड का। अच्छा, ज़ाइमोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद एंजाइम है, उसको हमने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। एक ऐसी सब्सटेंस है जो उस इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग एजेंट। सो एक्टिवेटिंग एजेंट का काम है ज़ाइमोजिन को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करना। यहाँ पर देखिए ज़रा, हर ज़ाइमोजिन का एक अपना एक्टिवेटिंग एजेंट है जो उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर पहला ज़ाइमोजिन हमारे पास है काइमोट्रिप्सिनोजिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद एंजाइम है जो हमारी बॉडी ने सिंथेसाइज किया। फिर इस पर एक्ट किया एक्टिवेटिंग एजेंट ट्रिप्सिन ने और काइमोट्रिप्सिन ने मिलके और इसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, फिर सेम ज़ाइमोजिन हमारे पास है ट्रिप्सिनोजिन, और इस ट्रिप्सिनोजिन पे एक्टिवेटिंग एजेंट ट्रिप्सिन या फिर एंट्रियोकाइनेज ने काम किया और इसको एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली ज़ाइमोजिन पेप्सिनोजिन है, उस पे एक्टिवेटिंग एजेंट पेप्सिन ने एक्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। इसी तरह प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, ये भी ज़ाइमोजिन है, ट्रिप्सिन ने एक्ट किया जो एक्टिवेटिंग एजेंट है इसका, और इसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट एंजाइम है वो है प्रोइलास्टेज। प्रोइलास्टेज पे एक्टिवेटिंग एजेंट ट्रिप्सिन ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव एंजाइम इलास्टेज में। बात समझ आ गई? सो ज़ाइमोजिन था
बहुत से ज़ाइमोजिन हमने देखे, उनके एक्टिवेटिंग एजेंट देखे जिन्होंने उनको उनकी एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद क्या करना है, आपको कुछ ज़ाइमोजिन याद करने हैं, उनके एक्टिवेटिंग एजेंट और फिर उनकी एक्टिव फॉर्म। बात समझ आ गई? अच्छा, सेल्स मेक प्रिकर्सर्स फॉर सम एंजाइम्स बट नॉट फॉर अदर्स। सेल्स कुछ एंजाइम्स के प्रिकर्सर्स बनाते हैं, यानी उनकी ज़ाइमोजिन्स बनाते हैं, लेकिन कुछ के लिए वो नहीं बनाते। अब द प्रिकर्सर्स शुड बी कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म बिफोर दे कैटालाइज ए केमिकल रिएक्शन। अब ये जो प्रिकर्सर्स हैं, ये जो ज़ाइमोजिन्स हैं, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए इससे पहले कि वो किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करें। ठीक है, मतलब ज़ाइमोजिन तो रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता, सो ज़ाइमोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है अगर उसको किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करना है। अब अब अगला सवाल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपको समझ में आ गया ज़ाइमोजिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, उस पर एक्ट किया एक्टिवेटिंग एजेंट है और उसको कन्वर्ट कर दिया एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम में। क्यों कन्वर्ट किया एक्टिव फॉर्म में? क्योंकि ज़ाइमोजिन केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता था जब तक उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जाए। अब अगला सवाल ये है कि कोई एक्टिवेटिंग एजेंट कैसे किसी ज़ाइमोजिन को, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म में है, एक एक्टिव एंजाइम यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी अगला सवाल ये है कि एक्टिवेटिंग एजेंट अपना काम किस तरह से करता है, कैसे ज़ाइमोजिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ज़रा, कोई भी ज़ाइमोजिन इनएक्टिव उसके स्ट्रक्चर में मौजूद इनएक्टिव पेप्टाइड की वजह से होता है। यानी ज़ाइमोजिन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है उसके स्ट्रक्चर का जो उस ज़ाइमोजिन को इनएक्टिव बनाए हुए होता है। तो अगर हम उस इनएक्टिव बनाने वाले पार्ट को रिमूव कर देते हैं ना, तो ज़ाइमोजिन एक्टिव हो जाता है। सो एक्टिवेटिंग एजेंट यही काम करता है। एक्टिवेटिंग एजेंट उस पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए ज़ाइमोजिन के स्ट्रक्चर के अंदर जो इनएक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसको रिमूव कर देता है। बात समझ आ रही? मतलब कैसे रिमूव करता है? अब वो जो इनएक्टिव पार्ट है वो ज़ाइमोजिन के साथ जुड़ा कैसे है? पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। एक्टिवेटिंग एजेंट क्या करेगा? उस पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। जो वो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो इनएक्टिव फॉर्म है, जो इनएक्टिव पार्ट है, वो रिमूव हो जाएगा और ज़ाइमोजिन अब एक्टिव बन जाएगा। ये एक्टिवेटिंग एजेंट का काम है कि इनएक्टिव बनाने वाले पार्ट को रिमूव करना। तो चलिए फिर ज़रा इसको पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्टिवेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह की जो एक्टिवेशन है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का टूटना, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा एक्टिवेटिंग एजेंट। ऑफन अ पार्ट ऑफ ज़ाइमोजिन इज आल्सो रिमूव्ड। कभी कभार इस तरह होता है कि ज़ाइमोजिन का एक पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। आपको समझ आ रही कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ा गया? वो वाला जिसके साथ इनएक्टिव बनाने वाला पार्ट लगा हुआ था। कौन सा पार्ट रिमूव किया गया ज़ाइमोजिन का? तो इनएक्टिव बनाने वाला पार्ट रिमूव, बॉन्ड तोड़ दिया, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिया, इनएक्टिव बनाने वाला पार्ट रिमूव कर दिया। अब ज़ाइमोजिन मजीद इनएक्टिव नहीं है, अब वो एक्टिव हो चुका है, इस काबिल है किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर पाए। अब ज़रा देखते हैं ज़ाइमोजिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को। तो ये जो काइमोट्रिप्सिनोजिन है क्या, चलिए ज़रा देखते हैं। सो काइमोट्रिप्सिनोजिन इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय द एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज इन इट्स प्रीकर्सर फॉर्म। काइमोट्रिप्सिनोजिन को सिंथेसाइज किया जाता है एक्सोक्राइन सेल्स के ज़रिए पैंक्रियाज के इसकी प्रीकर्सर फॉर्म में, यानी ज़ाइमोजिन फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, जिसको बोला जाता है काइमोट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, सो आपको पता लगा काइमोट्रिप्सिनोजिन सिंथेसाइज कैसे हुए, किसने किए? तो इसको सिंथेसाइज करते हैं हमारे पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स। ठीक है, और किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। तभी तो ये ज़ाइमोजिन है, काइमोट्रिप्सिनोजिन तभी तो ज़ाइमोजिन है क्योंकि ये बना ही इनएक्टिव फॉर्म में है। अब हाइड्रोलाइसिस बाय ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स काइमोट्रिप्सिनोजिन इनटू एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन। अब क्या होता है कि जो एक्टिवेटिंग एजेंट है ट्रिप्सिन, वो क्या करता है? वो काइमोट्रिप्सिनोजिन की हाइड्रोलिसिस करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन में। बात समझ आ गई कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि काइमोट्रिप्सिनोजिन सिंथेसाइज कैसे हुआ, तो पता लगा कि हमारे पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स ने इसको सिंथेसाइज किया। फिर इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज हुआ था तो इसको एक्टिव किसने बनाया? तो हमें पता लगा कि एक एक्टिवेटिंग एजेंट है जिसका नाम है ट्रिप्सिन। वो क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है इस इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन की और इसको कन्वर्ट कर देता है एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में। अब काइमोट्रिप्सिनोजिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता। काइमोट्रिप्सिनोजिन इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विद 245 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। तो काइमोट्रिप्सिनोजिन है क्या? एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड मतलब ऐसी चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है ऐसी चेन जिसमें बहुत से
पेप्टाइड बॉन्ड्स हों उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब चूंकि ये सिंगल चेन है तो इसीलिए इसको बोला गया सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब एक ऐसा चेन जिसमें बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड्स हों और वो सिंगल हो तो उसको हम बोलते हैं सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगला सवाल, आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? हमें पता पेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। सो क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजिन में बहुत से अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते। अब एक क्वेश्चन आता है जहन में कि कितने ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए? तो यहाँ पे बताया गया कि 245 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ यानी 245 अमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते तब जाके एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है काइमोट्रिप्सिनोजिन का। अब इसके बारे में बताया गया कि इट इज़ डिवाइड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये तो हमें भी पता है कि चूँकि ज़ाइमोजिन ऑब्वियसली तो ये क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से महरूम होता है, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के काबिल नहीं होता। इट इज़ डिवाइड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू ए फुली एक्टिव एंजाइम, और इसको कन्वर्ट किया जाता है एक फुली एक्टिव एंजाइम में। किस तरह से? व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड लिंकिंग अमाइनो एसिड 15 एंड 16 इज क्लीव्ड बाय ट्रिप्सिन। जब अमाइनो एसिड 15 और 16 ने जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाया हुए उनको तोड़ा जाता है एक्टिवेटिंग एजेंट ट्रिप्सिन से। फिर से ज़रा, तो काइमोट्रिप्सिनोजिन है क्या? एक बड़ा सा चेन है, बहुत से पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इसमें, इसलिए इसको हमने बोला पॉलीपेप्टाइड चेन। और फिर ये चूँकि सिंगल चेन है तो इसलिए हमने इसको बोला सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस पेप्टाइड चेन में कौन जुड़े हुए? अमाइनो एसिड जुड़े हुए आपस में। कितने अमाइनो एसिड जुड़े हुए? 245 अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़े हुए। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि ये क्या है, एक्टिव नहीं है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसकी नहीं है, पर हम इसको एक्टिव बनाएंगे इसके ऊपर एक्ट करवा के एक्टिवेटिंग एजेंट ट्रिप्सिन को। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेगा जो अमाइनो एसिड 15 ने और अमाइनो एसिड 16 ने बनाए हैं। ठीक है, सो अमाइनो एसिड 15 और अमाइनो एसिड 16 ने जो बॉन्ड बनाए हैं उनको तोड़ देगा। अब क्या होगा फिर रिजल्ट में? जो एंजाइम बनेगा, द रिजल्टिंग एंजाइम कॉल्ड पाई काइमोट्रिप्सिन। जो रिजल्ट में एंजाइम बनेगा हम उसको एक नया नाम देंगे पाई काइमोट्रिप्सिन का। फिर पाई काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? देन एक्ट्स ऑन अदर पाई काइमोट्रिप्सिन। तो ये जो पाई काइमोट्रिप्सिन है ये फिर एक्ट करता है दूसरे पाई काइमोट्रिप्सिन पे। अब क्या होता फिर बाद में क्या होता? सो मतलब एक पाई काइमोट्रिप्सिन बना, उसने दूसरे पाई काइमोट्रिप्सिन पे एक्ट किया। 2 डाइपेप्टाइड्स आर रिमूव टू यील्ड अल्फा काइमोट्रिप्सिन। तो 2 डाइपेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या कर दिया जाता? रिमूव कर दिया जाता टू यील्ड अल्फा काइमोट्रिप्सिन, जो क्या होगा? स्टेबल और एक्टिव। अब अच्छा, फिर से मैं एक दफ़ा, सो हमारे पास क्या एक बड़ा सा पेप्टाइड चेन है, ठीक है, जिसको आपने बोला पॉलीपेप्टाइड चेन। 245 इसमें अमाइनो एसिड है, इस पर एक्ट किया ट्रिप्सिन ने। 15 और 16 अमाइनो एसिड ने जितने भी बॉन्ड बनाए थे पेप्टाइड बॉन्ड सबको उसने तोड़ दिया। अब हमारे पास पाई काइमोट्रिप्सिन बना जिसने साथ वाले पाई काइमोट्रिप्सिन पे एक्ट किया और फिर क्या किया? डाइपेप्टाइड्स रिमूव कर दिए। और फिर हमारे पास, अब देखो, जब आपके पास एक लंबा सा चेन है आप उसको जगह जगह से तोड़ दे रहे हो, तो अब समझो कि आपके पास एक लंबा सा चेन है और आप उसको जगह जगह से तोड़ रहे हो, तो क्या होगा? आपके पास रिजल्ट में बहुत से चेन्स बन जाएंगे, यानी उस चेन के पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब एक लंबी सी चेन, आप उसको जगह जगह से तोड़ो तो क्या होता है? उस चेन के पार्ट्स बन जाते हैं। तो जब हम तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? 3 रिजल्टिंग चेन्स बन जाएंगे, यानी 3 रिजल्टिंग पार्ट्स बन जाएंगे। अब वो जो 3 रिजल्टिंग चेन्स हैं वो क्या करेंगी? द 3 रिजल्टिंग चेन्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड बाय 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो अब ये जो रिजल्टिंग चेन्स हैं ये क्या करेंगी? जो पार्ट्स हैं वो आपस में लिंक होंगे और फिर से एक चेन बना देंगे, जिसको अब वो आपस में लिंक किस तरह से होंगे? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से आपस में लिंक होंगे और आपके पास फिर से एक नया चेन बन जाएगा, जिसको हम नाम देंगे काइमोट्रिप्सिन का, जो अभी एक्टिव है और जो स्टेबल है। चलिए ज़रा इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ काइमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव ज़ाइमोजिन, मतलब काइमोट्रिप्सिनोजिन जो क्या है? एक इनएक्टिव ज़ाइमोजिन है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो आपको नज़र आ रहा, इसके स्ट्रक्चर में एक सिंगल चेन है और इस सिंगल चेन में स्टार्ट होता, यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है 1 से और ये एंड हो रही है 245 पे, जो ये बता रही है कि इस पूरे चेन में हमारे पास 1 से लेके 245 यानी 245 तक अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। ठीक है, 1 से लेके 245 तक अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं और हमें पता है कि वो सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े किस तरह से हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से। अब यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये जो पहले 2 पिंक कलर के बॉक्सेस हैं इनमें लिखा हुआ 14, 15, यानी ये नंबर 14 और नंबर 15 वाले अमाइनो एसिड्स हैं। तो क्या होता है कि
ट्रिप्सिन अब यहाँ पर पिक्चर में आता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, 14 और 15 अमाइनो एसिड ने जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हुए उनको तोड़ देता है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास बनता है, जो चेन बनता है उसको हम बोलते हैं पाई काइमोट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं, पाई काइमोट्रिप्सिन। जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटा तो उसके बदले में जो काइमोट्रिप्सिन बना उसको हमने क्या बोला, पाई काइमोट्रिप्सिन। अब ये जो पाई काइमोट्रिप्सिन है ये साथ वाले काइमोट्रिप्सिन के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर एक्ट करता है, और उसमें से ये जो 147, 148 वाले जो अमाइनो एसिड है इनको भी रिमूव करवा देता है। सो अभी इस सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जितने भी इनएक्टिव बनाने वाले यानी काइमोट्रिप्सिनोजिन के चेन को जितने भी इनएक्टिव बनाने वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो ये जो इनएक्टिव पेप्टाइड हैं, जैसे ये पिंक बॉक्सेस में जो आपको नज़र आ रहे हैं 14, 15 और 147, 148, इस स्टेप में वो उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर से जितने भी इनएक्टिव पेप्टाइड्स हैं जैसे 14, 15 और 147, 148 अब उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो अब देखो जब ये रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ से कितने रह जाएंगे, 1 से 13 तक ये पार्ट रह जाएगा, ये वाला ब्लू पार्ट रह जाएगा और एक ये वाला ब्लू पार्ट रह जाएगा। ठीक है, सो ये जब पिंक वाले रिमूव कर दिए जाते हैं, इनएक्टिव पेप्टाइड रिमूव कर दिए जाते हैं 14, 15 और 147, 148, तो बदले में हमारे पास क्या रह जाती है, मतलब एक चेन है आपने उसको दो जगह से तोड़ दिया है तो ऑब्वियसली उसके कितने पार्ट्स रह जाएंगे, नीचे 3 पार्ट्स रह जाएंगे। सो 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। अब ये 3 पार्ट्स क्या करते हैं, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाते जुड़ जाते हैं। सो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट ये आपस में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, और इसी तरह ये जो पार्ट है सेंटर वाला और ये जो लास्ट वाला है ये फिर से ये भी दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ जाएंगे। सो हमारे पास ये जो 3 पार्ट्स हैं ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से जुड़ के फिर से एक सिंगल चेन बना देंगे जो क्या होगी, एक्टिव होगी, और इसको हम नाम देंगे एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन का। सो ये क्यों एक्टिव है, क्योंकि इसमें जो इनएक्टिव बनाने वाले पेप्टाइड्स हैं वो नहीं है, क्योंकि वो हमने रिमूव कर दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जाइमोजिन काइमोट्रिप्सिनोजिन है। ठीक है, तो आपने इसको ठीक से याद करना है। अब काइमोट्रिप्सिनोजिन के बारे में आपको कौन सी बातें याद रखनी है, पहले ये कि काइमोट्रिप्सिनोजिन सिंथेसाइज कैसे हुए, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स ने इनको सिंथेसाइज किया। दूसरा, एक्टिव इनको कौन बनाता है, तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव बनाता है। कैसे, इसमें से जो 14, 15 और 147, 148 मतलब जितने भी इनएक्टिव पेप्टाइड्स हैं उनको रिमूव करके ये जैसे पहले 14, 15 वालों के पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ता है तो वो बन जाते हैं पाई काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ये जो पाई काइमोट्रिप्सिन है ये जितने भी इनएक्टिव पेप्टाइड्स हैं जैसे 14, 15 और 147, 148 उनको रिमूव कर देता है। तो फिर हमारे पास बदले में रह जाते हैं 3 चेन्स जो आपस में बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और कन्वर्ट हो जाते हैं एक एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, सो ट्रिप्सिन ने किस तरह से कन्वर्ट किया काइमोट्रिप्सिनोजिन को काइमोट्रिप्सिन में, बाय रिमूविंग इनएक्टिव पेप्टाइड बॉन्ड्स। समझ आ गया आपको। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जाइमोजिन है ट्रिप्सिनोजिन। ठीक है, सो ट्रिप्सिनोजिन क्या है, ये एक इंटेस्टाइनल एंजाइम है। चलिए पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एन इंटेस्टाइनल एंजाइम एंट्रोकाइनेज कन्वर्ट्स ट्रिप्सिनोजिन टू ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, एंट्रोकाइनेज। ठीक है, इसी एंट्रोकाइनेज का एक दूसरा नाम भी है ट्रिप्सिन। अच्छा, ये बहुत मज़े का है क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट कर रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि एंट्रोकाइनेज का एक दूसरा नाम भी है ट्रिप्सिन। तो एक इंटेस्टाइनल एंजाइम ट्रिप्सिन ही ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। अब अच्छा, जिस तरह से आपको पता लगा था काइमोट्रिप्सिनोजिन का कि काइमोट्रिप्सिनोजिन को सिंथेसाइज किसने किया, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल्स ने, वैसे ही ट्रिप्सिनोजिन को सिंथेसाइज कौन करते हैं, ये इसको भी पैंक्रियाज ही सिंथेसाइज करता। सो ट्रिप्सिनोजिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इसको सिक्रेट करता। फिर ट्रिप्सिन एक्ट्स अपॉन पेप्टाइड लिंकेजेस। फिर अगला सवाल है कि ठीक है, पैंक्रियाज ने ट्रिप्सिनोजिन को बनाया, ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। ट्रिप्सिन ने कैसे कन्वर्ट किया, उसमें पेप्टाइड लिंकेजेस को तोड़ के, मतलब कुछ पेप्टाइड सिलेक्टिव पेप्टाइड लिंकेजेस पर एक्ट करके। बात समझ आ रही है। सो अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो ऐसे होगा, ट्रिप्सिनोजिन और ये कन्वर्ट हो गया ट्रिप्सिन ने, जब इस पर एक्ट किया ट्रिप्सिन ने तो अच्छा, ट्रिप्सिनोजिन पर ट्रिप्सिन ने एक्ट किया और बना दिया ट्रिप्सिन। इसी तरह से अगला जाइमोजिन है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोसा। इसको कौन सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्टिव फॉर्म में जिसका नाम है पेप्सिन बाय एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड बाय पेप्सिन इटसेल्फ।
तो इसमें इसके केस में भी क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा ने इसको सिक्रीट किया, फिर इस पे एक्टिवेटिंग एजेंट पेप्सिन ने एक्ट किया और इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेप्सिन इटसेल्फ इज़ यूज्ड सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोकैटालिसिस। मतलब इस प्रोसेस में हमने देखा पेप्सिन खुद यूज़ हो रहा है, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में खुद पेप्सिन यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोकैटालिसिस। तो ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ ऑटोकैटालिसिस, तो हम बता सकते हैं कि जब कोई एंजाइम खुद को खुद ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करे तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। और ये केस हमें देखने को मिलता है पेप्सिनोजिन में, और अभी पीछे ट्रिप्सिनोजिन में भी था कि ट्रिप्सिनोजिन में जो ट्रिप्सिन है वही कन्वर्ट कर रहा था ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में, सेम पेप्सिनोजिन में पेप्सिन इसको कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में। तो ये क्या होता, इसको बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। सो अ पॉलीपेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पेप्सिनोजिन। ये किया कैसे जाता कि जो पॉलीपेप्टाइड है, जैसे आपने देखा था काइमोट्रिप्सिनोजिन के केस में कि कुछ सिलेक्टिव पेप्टाइड्स हैं जिनको रिमूव किया जाता है, वैसे यहाँ भी पॉलीपेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम पेप्सिनोजिन, तो कुछ सिलेक्टिव पॉलीपेप्टाइड को रिमूव किया जाता है पेप्सिनोजिन से। तो ये था पेप्सिनोजिन, इस पे एक्ट किया पेप्सिन ने या फिर एंट्रोकाइनेज ने और इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। तो चूँकि यहाँ पे पेप्सिन खुद यूज़ हो रहा पेप्सिन बनाने के लिए, तो इसको बोला जा सकता ऑटोकैटालिसिस। चलिए अब पढ़ते हैं ज़ाइमोजिन प्रो इंसुलिन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बताएं कि प्रो इंसुलिन बनता किस तरह से है और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताएं जिसमें प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट किया जाए इंसुलिन में, या फिर अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता हाउ प्रो इंसुलिन इज़ कन्वर्टेड इनटू इंसुलिन। चलिए ज़रा देखते हैं। सो some protein hormones are synthesized in the form of inactive precursor molecules। अच्छा, कहता है कि बहुत से ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जिनको सिंथेसाइज इनएक्टिव फॉर्म में किया जाता है। ये तो हमने सब ज़ाइमोजिन के केस में पढ़ा कि बहुत से ऐसे प्रोटीन हार्मोन्स हैं जिनको सिंथेसाइज किस फॉर्म में किया जाता है, इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म में, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर लगाते हैं एक्टिवेटिंग एजेंट और उससे ड्राइव कर लेते हैं एक्टिव एंजाइम को। जैसे आपने देखा काइमोट्रिप्सिनोजिन से हमने एक्टिव एंजाइम काइमोट्रिप्सिन निकाला, इसी तरह से ट्रिप्सिनोजिन से हमने एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन निकाला, पेप्सिनोजिन से हमने एक्टिव एंजाइम पेप्सिन निकाला, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं। सो फ्रॉम विच द एक्टिव हार्मोन इज़ ड्राइव्ड बाय प्रोटियोलाइसिस, मतलब जिनकी तोड़ फोड़ करके, प्रोटियोलाइसिस मतलब जिनकी थोड़ी बहुत पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ के प्रोटियोलाइसिस करके उनसे एक्टिव हार्मोन ड्राइव करते हो। आपको बात समझ आ गई कि सम प्रोटीन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रिकर्सर, बट हम क्या करते हैं, हम उनसे एक्टिव हार्मोन या एक्टिव एंजाइम ड्राइव कर लेते हैं। फ्रॉम विच द एक्टिव हार्मोन इज ड्राइव्ड बाय प्रोटियोलाइसिस। समझ आ गई बात। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन एन इम्पॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे अब आपको बताएगा कि जो प्रो इंसुलिन इनएक्टिव प्रिकर्सर है, हम उससे हम इनएक्टिव प्रो इंसुलिन से एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर इंसुलिन ड्राइव कर सकते हैं। सो प्रो इंसुलिन से कौन ड्राइव होता है, इंसुलिन, ठीक है। यही लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर इज जनरेटेड, मिसाल के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर इंसुलिन जनरेट किया जाता है बाय प्रोटियोलिटिक एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड फ्रॉम प्रो इंसुलिन। मतलब प्रो इंसुलिन से कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड को रिमूव करके हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करके यानी उसकी एक्सचेंज करके हम प्रो इंसुलिन से एक इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर इंसुलिन जनरेट करते हैं। सो ये प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर होगा, बट हम उसमें से कुछ स्पेसिफिक पेप्टाइड्स को रिमूव करेंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रेगुलेटर इंसुलिन बन जाएगा। सो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाया जा सकता है। बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो, अब ज़रा प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं गौर से, फिर ये देखेंगे अच्छा उसमें से रिमूव क्या करेंगे तो प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाएगा इंसुलिन में। सो प्रो इंसुलिन इज़ एन 86 रेजिड्यू प्रिकर्सर टू इंसुलिन, ठीक है। सो प्रो इंसुलिन क्या है, इसमें प्रो इंसुलिन में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 86। जैसे आपने देखा था काइमोट्रिप्सिनोजिन में कितने थे, 245, वैसे ही प्रो इंसुलिन में कितने हैं, 86। अब क्या होगा, प्रोटियोलिटिक रिमूवल ऑफ रेजिड्यूज 31 to 65 यील्ड्स इंसुलिन। अब वो जो 1 से 86 तक जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, जितने भी मेंबर्स थे, हमने क्या किया, हमने उन मेंबर्स में से, उन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज में से 31 to 65 रिमूव कर दिए। सो प्रोटियोलिटिक रिमूवल मतलब रिमूवल ऑफ रेजिड्यूज 31 to 65 यील्ड्स इंसुलिन।
मतलब अब वो 1 से 86 तक टोटल अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब अगर आप 31 टू 65 उसमें से, मतलब एक पूरा एक बड़ा सा चेन है, बट अब अगर आप उसमें से 31 टू 65 क्या कर दो, रेजिड्यूज रिमूव कर दो, तो वो अब प्रो इंसुलिन नहीं रहेगा, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसुलिन में। ठीक है, अब ये आप समझ रहे हो 31 टू 65 क्या होगा, वो इनएक्टिव पार्ट होगा, जिसको रिमूव करने से हमारे पास बाकी एक्टिव इंसुलिन आ जाएगी। ठीक है, सो अब क्या होगा, तो हमारे पास ज़रा गौर से समझो, रेजिड्यूज 1 थ्रू 30 रिमेन लिंक्ड। मैं इसको ज़रा थोड़ा डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाती हूँ। सो यहाँ पे प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ प्रो इंसुलिन, कि किस तरह से प्रो इंसुलिन एक्टिव होता है, ये बताएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको यहाँ पे प्रो इंसुलिन का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जिसमें शुरू में ब्लू लाइन है और फिर इस तरह से ग्रे लाइन है और उसके बाद ये ग्रीन लाइन है। ये पूरी की पूरी लाइन दरअसल प्रो इंसुलिन को रिप्रेजेंट करी है। यहाँ पर ब्लू पे, यहाँ पे समझ लो आप बिल्कुल स्टार्ट पे अमाइनो एसिड 1 है, और यहाँ पर एंड पर, ग्रीन के एंड पे हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड 86 है, क्योंकि हमें अभी पता लगा कि जो पूरा प्रो इंसुलिन है वो 86 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर तरतीब से 1 से लेके 86 तक अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो और हमें नज़र आ रहा है कि जो इनके दरमियान लिंकेज है वो डाइसल्फाइड लिंकेज है। ठीक है, सो 1 से लेके 86 तक अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए से जुड़े हुए हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि अब इसमें ये जो पार्ट है ग्रे वाला, मैं आपको एक दफ़ा फिर से समझाती हूँ। सो यहाँ पे ब्लू के स्टार्ट पे एटॉमिक नंबर 1 है, ब्लू के एंड पर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 है। सॉरी, मैं एक बात गलत बोल गई, मैंने पीछे बोला कि जो प्रो इंसुलिन में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से जुड़े होते हैं। मुझसे गलती हो गई यहाँ पे। जो प्रो इंसुलिन है उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड है वो जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के ज़रिए से। ठीक है, सो प्रो इंसुलिन में कौन सी लिंकेज हमें देखने को मिलती है, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये आप करेक्ट कर लें। अच्छा, फिर से ये जो ब्लू लाइन का स्टार्ट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, ब्लू लाइन का एंड है, इस पे एटॉमिक नंबर 30 है, और यहाँ जो ग्रे लाइन का स्टार्ट है यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, ब्लू लाइन का एंड 30 है तो ग्रे लाइन का स्टार्ट क्या होगा, 31, और ये जो ग्रे लाइन का एंड है। अच्छा, ज़रा अब मैं आपको यहाँ से कुछ समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे ज़रा आप ये वाली लाइन देखो, प्रोटियोलिटिक रिमूवल ऑफ रेजिड्यूज 31 टू 65 यील्ड्स इंसुलिन। आप 31 से 65 तक के अगर रिमूव कर देते हो रेजिड्यूज तो आपको इंसुलिन मिल जाएगा। अब ये 31 टू 65 है क्या, सो ग्रे लाइन का स्टार्ट क्या है 31 और इस ग्रे लाइन का एंड है 65। तो अगर हम इस पूरी चेन में से अगर हम 31 से 65 तक के रेजिड्यूज रिमूव कर दें तो बदले में हमारे पास जो बाकी पार्ट्स बनेंगे उनसे उनको जोड़ के हम हासिल कर सकते हैं इंसुलिन। फिर से ज़रा समझो, मतलब अगर हम इस पूरी चेन में से 31 टू 65 रिमूव कर दें तो हमारे पास बदले में इंसुलिन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रे पार्ट है, ठीक है, जो क्या है इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव पार्ट है, ग्रे पार्ट है 31 टू 65, इसको हम रिमूव कर देंगे। जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो बदले में हमारे पास क्या बचेगा, ज़ाहिर है एक इस तरह का ब्लू लाइन बचेगा और एक इस तरह का ग्रीन लाइन बचेगा। ठीक है, तो फिर ये जो ब्लू लाइन है और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपस में मिल जाएंगे डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए से और हमारे पास इंसुलिन बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो पेप्टाइड है, ये वाला जो इनएक्टिव 31 टू 65 ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से नीचे दिखेगा, फ्री सी पेप्टाइड के फॉर्म में। ठीक है, सॉरी, यहाँ नीचे अगर मैं इसको दिखा पाऊँ, ये नीचे हमारे पास फ्री सी पेप्टाइड के फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे अब हमारे पास एक ग्रीन रह गया, ठीक है, और एक ब्लू रह गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो हमारे पास है ये जो ग्रे वाला है 31 टू 65 इनएक्टिव पार्ट है, ये फ्री सी पेप्टाइड की फॉर्म में आ जाएगा। अब फिर से हम पीछे चलेंगे, अब लिखा हुआ है रेजिड्यूज 1 थ्रू 30, आप लास्ट लाइन अगर देख सको, रेजिड्यूज थ्रू 1 थ्रू 30 रिमेन लिंक टू रेजिड्यूज 66 थ्रू 86 बाय अ पार्ट ऑफ इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो क्या हुआ, अब हमारे पास जो रह गया, चूँकि 31 टू 65 पार्ट रिमूव हो गया तो रह कौन सा पार्ट जाएगा, 1 टू 30 पार्ट और 66 थ्रू 86 पार्ट। ठीक है, सो 66 थ्रू 86 पार्ट और 1 थ्रू 30 पार्ट ये रह जाएंगे। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या करेंगे, आपस में इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएंगे और जुड़ जाएंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखो ना, तो ये वाला जो है, अब ये ब्लू जो पार्ट है ये क्या 1 टू 30
और ये जो ग्रीन पार्ट है ये है 66 to 86, ठीक है। तो ये 1 through 30 और 66 to 86 पार्ट जो है ये क्या करेंगे, आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज करेंगे और जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये जो इनके जुड़ने से जो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा ना, जिसमें आपको एक ग्रीन और ब्लू लाइन आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं, ये हमारे पास होगा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो आपको समझ आई कि किस तरह से जो इनएक्टिव पेप्टाइड पार्ट है उसके रिमूव होने से प्रो इंसुलिन एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट हो गया। तो आपको अब याद आपको क्या चीज़ें रखनी है, पहली बात ये कि जो प्रो इंसुलिन है उसका स्ट्रक्चर क्या आपको याद होना चाहिए। इसमें टोटल 86 रेजिड्यूज़ हैं, ठीक है, जिसमें से आपने रिमूव कौन से करने हैं, रिमूव आपने करने हैं 31 से 65 तक आपने रिमूव करने हैं। और इनको रिमूव करने के बाद जो 2 पार्ट्स रह जाएंगे, जैसे 1 to 30 और 66 to 86, उनको आपस में जोड़ देना है डाइसल्फाइड लिंकेज के ज़रिए से, तो आपके पास इंसुलिन बन जाएगा। बात समझ आ गई। अब फॉर्मेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजिन। तो ज़ाइमोजिन की फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रोटीन्स की होती है, क्योंकि प्रोटीन हमें पता ज़ाइमोजिन क्या है भाई, बहुत से अमाइनो एसिड का एक चेन है। तो अमाइनो एसिड के चेन को आप क्या बोलते हो, प्रोटीन। तो ज़ाइमोजिन भी एक तरह से क्या है, प्रोटीन्स हैं। तो ज़ाइमोजिन की फॉर्मेशन या सिंथेसिस बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब ज़रा इसको समझते हैं। सो मोस्ट ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स बिगन फॉर्मेशन वेयर द ज़ाइमोजिन्स आर फर्स्ट फॉर्म्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता प्रोटीन की सिंथेसिस आपने पढ़ी होगी कि प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ शुरू होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वैसे ही जो ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी शुरू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ लाइक द सेल्स फैक्ट्री, इट्स वेयर प्रोटीन्स आर मेड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल की फैक्ट्री की तरह का होता है। ये वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं, यानी ज़ाइमोजिन्स बनते हैं। सो ज़ाइमोजिन का बनना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में शुरू होता है, ठीक है। फिर क्या होता है जी, फ्रॉम वेयर दे आर सेंट टू गोल्जी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ज़ाइमोजिन है उनको भेज दिया जाता है गोल्जी में। फिर फ्रॉम द गोल्जी fully formed zymogen granules begin together at the apex or the top of cell। अब क्या होता है, सो इनका सिंथेसिस शुरू हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से इनको भेज दिया गया गोल्जी में, और फिर गोल्जी में जो है वो फुली बन जाते हैं। सो अब गोल्जी में इनकी जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो गोल्जी से जो फुली फॉर्म्ड ग्रेन्यूल्स हैं वो कहाँ शुरू, दे बिगिन टुगेदर एट द एपेक्स और टॉप ऑफ सेल। तो जब ये गोल्जी में कम्प्लीटली बन जाते हैं तो फिर ये जो फुली फॉर्म्ड ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स हैं ये सेल के टॉप पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। सो फॉर्मेशन समझ में आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस शुरू हुआ, वहाँ से भेजा गोल्जी में, और गोल्जी में जब ये कम्प्लीटली बन गए तो ये जो फुली फॉर्म्ड ज़ाइमोजिन है ग्रेन्यूल्स हैं दे बिगन टुगेदर एट द टॉप ऑफ सेल। तो इन्होंने सेल के टॉप पर जमा होना शुरू कर दिया। एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजिन क्या है, तो एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजिन अभी आपको मैंने बहुत से ज़ाइमोजिन्स की बताई है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ ज़ाइमोजिन में। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ज़ाइमोजिन में। आप ज़ाइमोजिन का टॉपिक पढ़ो और ये वाला ना पढ़ो हो कैसे सकता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक बहुत एक्सेप्शनल प्रोसेस है ज़ाइमोजिन्स के अंदर, ऑटोकैटालिसिस का। अब ये ऑटोकैटालिसिस क्या है, सम टाइम ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़ाइमोजिन बिकम ऑटोकैटालिटिक। कहता है कभी कभार इस तरह से होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो ज़ाइमोजिन है वो ऑटोकैटालिटिक बन जाता है। सो ऑटोकैटालिसिस है क्या, ऑटोकैटालिसिस इज सेल्फ एक्टिवेशन, ये खुदकार एक्टिवेशन यानी खुद से एक्टिव होना, एंड हैपन्स व्हेन समथिंग इन द एनवायरनमेंट अलोज द ज़ाइमोजिन टू कट इट्स ओन केमिकल बॉन्ड्स। और ये कब होती है, जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलाउ करते हैं ज़ाइमोजिन को कि वो खुद से ही अपने केमिकल बॉन्ड्स काट डाले। आपको बात समझ आ रही है कि ऑटोकैटालिसिस किस वजह से होता, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। और ऑटोकैटालिसिस में होता क्या है कि जो एक ज़ाइमोजिन है वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से खुद के केमिकल बॉन्ड्स खुद ही काट देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में था बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसने खुद के केमिकल बॉन्ड्स काटे और एक्टिव बन गया, इसको हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया गया है कि हमारे पास ये एक ज़ाइमोजिन है, ज़ाइमोजिन पे ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ज़ाइमोजिन ने अपने केमिकल बॉन्ड तोड़ दिए हैं और इस तरह से कन्वर्ट हो गया है एक एक्टिव एंजाइम में। बात समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।